तो देखिए, सबसे पहले वी आर गोइंग टू सी सम बेसिक डेफिनेशंस। अगर मैं सेट थ्योरी की बात करूं तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सेट। इसके क्वेश्चंस जो होते हैं बड़े सिंपल होते हैं, बट थोड़ा सा पहले कंसेप्ट समझते हैं, फिर इसका एप्लीकेशन देखेंगे। और जैसा मैंने बताया कि भाई सिलॉजिज्म और वेन डायग्राम वो सारे क्वेश्चंस में भी हेल्प करता है ये, तो मैथ्स एंड रीजनिंग दोनों जगह इसका एप्लीकेशन है। तो व्हाट इज सेट? सेट इज बेसिकली अ कलेक्शन ऑफ नंबर्स। हालांकि उसको एलिमेंट्स बोलते हैं, बट हमारे लिए कलेक्शन ऑफ नंबर्स इट विल सफाइस। ठीक, कलेक्शन ऑफ नंबर्स। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं एक सेट एस को डिफाइन कर रहा हूं तो इसके अंदर क्या क्या नंबर्स हैं? 1 2 3 4। मान लो 4 नंबर्स का एक सेट है। ठीक, 4 नंबर्स का इट इज अ सेट। तो ये जो नंबर्स होते हैं, ठीक, ये जो नंबर्स होते हैं 1 2 3 4, these are known as elements. These are known as elements. ठीक, तो these are known as elements of set. सेट के अंदर जितने भी नंबर्स रहते हैं इनको मैं कहता हूं एलिमेंट्स। ठीक, तो पहला चीज, अब अगर सेट को आप डिफाइन करने जाओगे या डिस्टिंग्विश करने जाओगे तो देयर आर मल्टीपल टाइप्स ऑफ सेट। देयर आर मल्टीपल टाइप्स ऑफ सेट। फॉर एग्जाम्पल, पहला होता है नल सेट। फर्स्ट वन इज नल सेट। व्हाट इज नल सेट? अ सेट विथ 0 एलिमेंट। यहां पर एक भी एलिमेंट नहीं है। ठीक है, अ सेट विथ 0 एलिमेंट। तो फाई का मतलब होता है नल सेट, यहां पर कुछ भी एलिमेंट नहीं है। ठीक, अगर सेकेंड नंबर पे चलूं, अ सेट विथ सिंगल एलिमेंट। सेट विथ सिंगल एलिमेंट। मान लो मैं सेट को डिफाइन कर रहा हूं एज अ सिंगल एलिमेंट 1, मैं सेट को डिफाइन कर रहा हूं एज अ सिंगल एलिमेंट 4। तो ये क्या कहलाता है? सेट विथ सिंगल एलिमेंट, विच इज नोन एज सिंगलेटॉन सेट। सिंगलेटॉन सेट। ठीक, तो इसको क्या, एक होता है नल सेट, एक होता है सिंगलेटॉन सेट। सिंगलेटॉन सेट मतलब सेट विथ ओनली 1 एलिमेंट। वो एलिमेंट कुछ भी हो सकता है, 5 6 7 100 200 1000, बट एक ही एलिमेंट होगा। तो दिस इज नोन एज सिंगलेटॉन सेट। अगर थर्ड कैटेगरी में चलोगे, मान लीजिए एक सेट को डिफाइन कर रहे हैं इस तरीके से 1 2 3 4 5। ठीक, और एक सेट को मैंने डिफाइन किया सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, तो 1 2 3 4 5 6 और ये चल रहा है। ठीक, तो वो सेट जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स फाइनाइट होते हैं, ठीक, सेट विथ फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स इज नोन एज फाइनाइट सेट। ठीक, सेट विथ फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स। फाइनाइट सेट क्या है? जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट्स आर फाइनाइट। The set with finite number of elements are known as finite set. और वो सेट जिसमें इनफाइनाइट एलिमेंट्स हो, क्योंकि ये कहां पे जाके एंड होगा आई डोंट नो। ठीक, तो सेट विथ इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स, इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स, तो इसे मैं क्या कहता हूं? दिस इज नोन एज इनफाइनाइट सेट। इनफाइनाइट सेट। ठीक, तो ये दो और सेट हो गए। स्टार्ट किया था नल सेट से, फिर आया आपका सिंगलेटॉन सेट, फिर आता है फाइनाइट सेट, फिर आता है इनफाइनाइट सेट। ठीक, तो इसको एक बार देख लीजिए, फिर आगे चलते हैं। ठीक, फाइनाइट सेट, इनफाइनाइट सेट। अच्छा, अब एक और कंसेप्ट होता है, सपोज देयर आर 2 सेट्स। ठीक, सपोज देयर आर 2 सेट्स। पहले सेट का नाम है ए, जिसमें एलिमेंट्स हैं 1 2 3 4। ठीक, दूसरा है सेट बी, जिसमें एलिमेंट्स हैं 5 6। क्या इन दोनों सेट के बीच में, क्या इन दोनों सेट के बीच में कुछ भी कॉमन एलिमेंट है? नहीं, देयर इज नो कॉमन एलिमेंट बिटवीन 2 सेट्स। देयर इज नो कॉमन एलिमेंट बिटवीन 2 सेट्स। ठीक, देयर इज नो कॉमन एलिमेंट बिटवीन 2 सेट्स। तो इन दोनों सेट को क्या कहा जाएगा?
वो सेट जिनके बीच में कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं होता, देन दे आर नोन एज डिसजॉइंट सेट्स, देन दे आर नोन एज डिसजॉइंट सेट। ठीक, वो सेट जिसमें कोई भी एलिमेंट कॉमन ना हो, जिसमें कोई भी, जैसे यहां पर क्या है 1 2 3 4, यहां पर क्या है 5 6, इनके बीच में कुछ कॉमन है? नो सर, देयर इज नथिंग कॉमन। तो मैं इसे क्या कहूंगा? मैं इसे कहूंगा डिसजॉइंट सेट। ठीक, इट इज नोन एज डिसजॉइंट सेट। ये देख लीजिएगा। ठीक है, सम बेसिक्स ओनली, बहुत ज्यादा नहीं, इसमें क्वेश्चन एक ही टाइप के होंगे। लास्ट कैटेगरी, फिफ्थ वाला, सपोज देयर इज अ सेट ए जिसके एलिमेंट्स हैं 1 2 3 4 5 6। ठीक, अब मैं एक और सेट को डिफाइन कर रहा हूं बी, जिसमें एलिमेंट्स कितने हैं 1 2 3। मतलब अगर मैं सेट ए को बनाऊं, मान लो दिस इज सेट ए, यहां पे एलिमेंट्स क्या क्या थे 1 2 3 4 5 6, बट अब मैंने एक और सेट को बनाया जिसमें सिर्फ 1 2 और 3 है, दिस सेट इज नोन एज सेट बी। अगर ऐसी सिचुएशन बनती है कि सेट ए के कुछ ही एलिमेंट्स यूज कर रहा हूं, देन बी इज सबसेट ऑफ ए, बी इज सबसेट ऑफ ए। इसका मतलब क्या होता है? बी इज सबसेट ऑफ ए, दैट इज ऑल द एलिमेंट्स ऑफ बी विल बिलोंग टू सेट ए, बट वाइसे वर्सा नहीं होगा। ठीक है, सेट ए के पूरे एलिमेंट सेट बी में नहीं होंगे, बट बी के जो हैं पूरे के पूरे एलिमेंट्स विल बिलोंग टू सेट ए। अगर ये कंडीशन होती है तो बी इज नोन एज सबसेट ऑफ सेट ए, बी इज नोन एज सबसेट ऑफ सेट ए। क्या यहां तक क्लियर है लॉजिक? हमने टाइप्स ऑफ सेट देखे, स्टार्टिंग विथ नल सेट, सिंगलेटॉन सेट, उसके बाद आया आपका फाइनाइट सेट, इनफाइनाइट सेट, डिसजॉइंट सेट एंड सबसेट। अब इसको अगर मैं थोड़ा और आगे कंटिन्यू करूं, ऑपरेशंस ऑन सेट, ऑपरेशन ऑन सेट्स, देयर आर टू इंपॉर्टेंट ऑपरेशंस ऑन सेट, देयर आर टू इंपॉर्टेंट ऑपरेशंस ऑन सेट जिस पे क्वेश्चंस फ्रेम होते हैं। पहला इज यूनियन ऑफ सेट, जिसको रिप्रेजेंट करता हूं इस सिंबल से, सिंबल यू, यूनियन ऑफ सेट। और एक होता है इंटरसेक्शन ऑफ सेट, इंटरसेक्शन ऑफ सेट, जिसको रिप्रेजेंट करता हूं इस सिंबल से। ठीक, तो ये दो ऑपरेशन आपको समझने हैं कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ यूनियन ऑफ अ सेट एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ अ सेट। ठीक, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ यूनियन एंड इंटरसेक्शन ऑफ अ सेट। देखो सिंपल है, दो सेट ले लेते हैं फिर से, ए 1 2 3 4 5 6, ठीक, और बी सेट ले लेता हूं मैं 4 5 6 7 8। ठीक, अब अगर मैं यूनियन लेने जाऊं, ठीक है, ए यूनियन बी, ए यूनियन बी, इसका मतलब होता है सारे एलिमेंट्स लिख लो ए और बी के। द मीनिंग ऑफ ए यूनियन बी इज all the elements of A and B। ठीक, तो क्या क्या एलिमेंट्स है देखो, ए में क्या क्या थे 1 2 3 4 5 6। अब जब आप बी के एलिमेंट्स लिखोगे तो 4 5 6 तो पहले ही कवर हो गया है ना, लिख चुके हैं एक बार, तो अब यहां पर आप क्या लिखोगे, सिर्फ 7 8। दिस इज द मीनिंग ऑफ यूनियन ऑफ अ सेट। दोनों में मिलाकर क्या क्या है, ठीक है, ए यूनियन बी का मतलब ये होता है कि दोनों को कंबाइन कर दूंगा तो क्या सेट बनेगा। जो कॉमन वाले उनको एक बार लिखते हैं और जो बचे हुए उनको पूरा लिख दो, ठीक, उनको पूरा लिख दीजिए। सिमिलरली अगर ये बोलता है कि राइट ए इंटरसेक्शन बी, इफ यू नीड टू राइट ए इंटरसेक्शन बी, यूनियन में सब कुछ आ जाता है, इंटरसेक्शन में सिर्फ कॉमन आएगा, एलिमेंट्स कॉमन इन बोथ ए एंड बी, एलिमेंट्स कॉमन इन बोथ ए एंड बी। अब आप बताओ कॉमन क्या है इन दोनों में? सर 4 5 6 कॉमन है, 4 5 6 कॉमन है, तो यहां पे मैं क्या लिखूंगा 4 5 6, 4 5 6। So this is the case. These are the two operations which you need to remember. First, union of a set,
जिसमें सारे के सारे एलिमेंट्स आ जाएंगे, और इंटरसेक्शन ऑफ अ सेट जिसमें सिर्फ और सिर्फ कॉमन एलिमेंट्स को लिखा जाएगा, जिसमें सिर्फ और सिर्फ कॉमन एलिमेंट्स को लिखा जाएगा। तो आई होप ये पॉइंट क्लियर होगा, आई होप यहां तक की चीजें क्लियर होंगी। अब देखो, चलिए कुछ फॉर्मूला लिखते हैं। सपोज दिस इज अ सेट ए एंड दिस इज अ सेट बी, ये है ए और ये है बी, ठीक। अब ये जो कॉमन हिस्सा होता है इसे मैं कहता हूं ए इंटरसेक्शन बी, ठीक। जो कॉमन हिस्सा होता है दोनों सेट में उसको कहते हैं ए इंटरसेक्शन बी। अब मैं यहाँ पे रीजन्स के नाम लिख रहा हूं, प्लीज सी, मैं यहाँ पे रीजन्स के नाम लिख रहा हूं कि ये है रीजन 1, ठीक, ये पूरा ए वाला हिस्सा, जो कॉमन हिस्सा है वो है रीजन 2, और जो ये वाला हिस्सा है इट इज रीजन 3। मैंने यहाँ पे 3 रीजन्स बना लिए, 1 2 3 आर नॉट नंबर, दे आर रीजन्स। तो 1 क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? 1 रिप्रेजेंट कर रहा है एलिमेंट्स इन ओनली ए, ठीक, एलिमेंट्स इन ओनली ए। अगर मुझे ओनली ए फाइंड करना है तो मैं कैसे फाइंड करूंगा? मैं फाइंड करूंगा ए में से ए इंटरसेक्शन बी माइनस कर दो। आपको सिर्फ ये वाला हिस्सा चाहिए, तो ए क्या हो जाएगा टोटल, उसमें से कॉमन वाला हिस्सा हटा दोगे तो आपको मिलता है ओनली ए, रीजन 1। अगर रीजन 2 की बात करूं तो रीजन 2 होता है बोथ ए एंड बी, बोथ ए एंड बी, और इसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? ए इंटरसेक्शन बी। जो भी एलिमेंट यहां पर आएगा रीजन 2 में वो ए में भी प्रेजेंट होगा, बी में भी प्रेजेंट होगा, उसको मैं कहता हूं ए इंटरसेक्शन बी, ठीक। सिमिलरली थर्ड क्या हो जाएगा? ओनली इन बी, ठीक है। थर्ड वाला क्या होगा? ओनली इन बी। क्यों? क्योंकि थर्ड रीजन में अगर कोई एलिमेंट है तो वो सिर्फ और सिर्फ बी में होगा। फॉर्मूला क्या होगा इसका? इसका फॉर्मूला होता है कि ओनली इन बी मतलब बी में माइनस कर दो किसको? कॉमन एरिया को, ए इंटरसेक्शन बी को, ठीक। बी में माइनस कर दो ए इंटरसेक्शन बी को, ठीक। तो एक फॉर्मूला रहता है, आप याद रखिएगा, दैट मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला इज, अगर आपको ए यूनियन बी फाइंड करना है, ए यूनियन बी मतलब ये पूरा, ठीक, ए यूनियन बी मींस पूरा, तो पूरे की वैल्यू कितनी आती है? ए प्लस बी। अब खुद सोचो, ए और बी को ऐड करूंगा तो ये वाला जो हिस्सा है कॉमन वाला ये 2 बार ऐड हो जा रहा है, एक्चुअल में तो एक ही बार होना चाहिए, तो एक बार माइनस कर दो ए इंटरसेक्शन बी। प्लीज रिमेंबर दिस फॉर्मूला कि ए यूनियन बी इज इक्वल्स टू ए प्लस बी माइनस ए इंटरसेक्शन बी, ए प्लस बी माइनस ए इंटरसेक्शन बी, ठीक। इज दिस पॉइंट क्लियर? मैं आपको 2 सर्कल के लिए और 3 सर्कल के लिए, क्योंकि मैक्सिमम 3 सर्कल तक ही पूछता है, ठीक। अब मिनिमम भी 3 सर्कल ही पूछता है क्योंकि ये बहुत सिंपल हो जाता है, ठीक। बट यूपीएससी ने इस पे भी क्वेश्चन फ्रेम किए हैं जो हम आगे चल के सॉल्व करेंगे, ठीक। अगर मैं एक हाइपोथेटिकल सा क्वेश्चन दे दूं आपको कि क्वेश्चन इज लाइक नंबर ऑफ persons who likes ice cream is equals to 50. Number of persons who likes tea is 60. ठीक, कितने लोगों को आइसक्रीम पसंद है? 50 लोगों को। कितने लोगों को चाय पसंद है? 60 लोगों को। नंबर ऑफ पर्सन्स who likes both is equal to 30. जिनको दोनों पसंद है वो है 30, ठीक। तो अब आपसे क्वेश्चंस क्या क्या पूछेगा, ये क्वेश्चन के फॉर्म में नहीं है, दिस इज जस्ट एन इलस्ट्रेशन। कितने लोगों को आइसक्रीम पसंद है? 50 लोगों को। कितने लोगों को चाय पसंद है? 60 लोगों को। नंबर ऑफ पर्सन हु लाइक बोथ इज 30। तो मैं क्या कर रहा हूं, ये देखो, दिस इज द सर्कल फॉर आइसक्रीम, ठीक है, 50 है काउंट। दिस इज द सर्कल फॉर टी, इनका काउंट कितना है? 60। इनका काउंट है 60, इनका काउंट है 50, और ये जो कॉमन वाले हैं, ठीक, इनका काउंट कितना है सर? 30। तो अब देखो पहला क्वेश्चन क्या रहेगा? फाइंड नंबर ऑफ पर्सन। वर्ड्स को समझना, क्योंकि बाकी एग्जाम्स के क्वेश्चंस तो बन जाएंगे सेट थ्योरी के, यूपीएससी के क्वेश्चन बनाने के लिए वर्ड्स को समझना पड़ेगा। द नंबर ऑफ पर्सन्स हु लाइक आइसक्रीम और टी, कैसे फाइंड करोगे?
क्वेश्चन में क्या बोला है, नंबर ऑफ पर्सन हु लाइक आइसक्रीम और टी, मतलब आइसक्रीम भी पसंद हो और टी भी पसंद हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, या दोनों हो सकते हैं, बट एटलीस्ट एक तो पसंद हो ही हो, या तो आइसक्रीम वाला हो, या तो चाय वाला हो, या तो दोनों मिला करो, या तो दोनों मिला करो। सो नंबर ऑफ पर्सन हु लाइक आइसक्रीम और टी, फॉर्मूला क्या है, आइसक्रीम कितने लोगों को पसंद है सर, 50 लोगों को। टी कितने लोगों को पसंद है सर, 60 लोगों को। बोथ कितना है, कॉमन, क्योंकि ये कॉमन वाला 2 बार ऐड हो जाता है, तो -30 कर देंगे, क्योंकि यही तो है आइसक्रीम इंटरसेक्शन टी, जो दोनों को पसंद है, आइसक्रीम इंटरसेक्शन टी। तो 50 + 60 हो गया 110, 110 - 30 करोगे तो आंसर आएगा 80। तो नंबर ऑफ पर्सन्स हु लाइक आइसक्रीम और टी इज नथिंग बट 80, इज नथिंग बट 80। ठीक, ये हो गया हमारा पॉइंट, एक इलस्ट्रेशन इस फॉर्मूले पे बेस्ड। ठीक, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। ठीक, अब चलो एक बार ना मैं 3 वेन डायग्राम के लिए भी आपको थ्योरी पार्ट कवर करा देता हूं, उसके बाद हम लोग यूपीएससी के PYQ सॉल्व करेंगे। ठीक, तो लेट्स फॉरवर्ड, मूव फॉरवर्ड। अब मैं 3 केस ले रहा हूं, 3 वेन डायग्राम। सपोज दिस इज A, दिस इज B एंड दिस इज C, A B एंड C। ठीक, अब अगर आपसे पूछेगा कि भाई A यूनियन B यूनियन C, इसका मतलब क्या होता है, नंबर ऑफ पर्सन हु लाइक A और B और C। ठीक, या तो A पसंद हो, या B पसंद हो, या C पसंद हो। ठीक है, तीनों भी पसंद हो सकते हैं, कोई 2 भी पसंद हो सकते हैं। तो इसका टोटल एरिया कितना आता है, इसका टोटल एरिया होता है हमेशा यूनियन। तो A यूनियन B यूनियन C इज नथिंग बट A प्लस B प्लस C माइनस A इंटरसेक्शन B माइनस B इंटरसेक्शन C माइनस A इंटरसेक्शन C प्लस A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C। फॉर्मूला याद रहेगा, A B C को ऐड कर दो, फिर जो कॉमन है A इंटरसेक्शन B, B इंटरसेक्शन C और C इंटरसेक्शन A, इन तीनों को माइनस कर दो। बट जब आप माइनस करोगे तो भाई ये वाला जो हिस्सा है कॉमन इन ऑल 3, कॉमन इन ऑल 3, ये वाला जो हिस्सा है ये 3 बार हो जाता है, इसलिए इसको एक बार हमको ऐड करना पड़ेगा। ठीक, तो दिस इज द फॉर्मूला फॉर 3 वेन डायग्राम्स। अगर 3 कंसेंट्रिक सर्कल्स बन रहे हैं तो A यूनियन B यूनियन C किसके बराबर होगा, A प्लस B प्लस C माइनस 2 कॉमन वाले प्लस 3 कॉमन वाले, 2 वालों को माइनस करो, 3 वालों को ऐड करो। ठीक, अब इसमें अगर मैं अलग अलग रीजन बना दूं, देखो 1 2 3 4 5 6 7, दीज आर नॉट नंबर्स, दीज आर रीजन। ठीक, तो रीजन 1 क्या रिप्रेजेंट कर रहा है बताओ तो, रीजन 1 रिप्रेजेंट कर रहा है ओनली A, ओनली A। ध्यान से देखना, अगर मेरे को ओनली A फाइंड करना है तो मैं क्या करूंगा, मुझे सिर्फ ओनली A चाहिए, थोड़ा सा कॉमन सेंस। ओनली A मिलेगा आपको जब आप A में माइनस करो। ठीक, क्योंकि A पूरा क्या हो जाएगा सर, A में तो पूरा ये सर्कल आ जा रहा है, ओनली A में क्या आएगा, ओनली A मतलब रीजन 1। ठीक, तो इसको कैसे फाइंड करोगे, A के सर्कल में पहले इसको सबट्रैक्ट करो, किसको, ये वाले हिस्से को। ये वाला हिस्सा क्या कहलाता है, ये वाला हिस्सा कहलाता है A इंटरसेक्शन C। तो A में से माइनस करो A इंटरसेक्शन C, ये विजिबल नहीं है, ओके, इट इज A इंटरसेक्शन C, इसको माइनस कर दो। अच्छा, फिर से चलते हैं इसमें, अब मुझे किसको माइनस करना है सर, अब मुझे माइनस करना है इस वाले हिस्से को। क्यों, क्योंकि इसमें तो B कॉमन वाला आ जा रहा है, तो ये जो ग्रीन वाला मैंने छोटा सा एरिया बनाया, व्हाट इज दिस एरिया, दिस इज A इंटरसेक्शन B, दिस इज A इंटरसेक्शन B। आप माइनस किसको करोगे, A इंटरसेक्शन B को। ठीक, A में से A इंटरसेक्शन C और A इंटरसेक्शन B जब माइनस कर दोगे तो आप यहां पर ध्यान से देखना सर, ये वाला जो हिस्सा है ये 2 बार माइनस हो रहा है, ये इसमें भी माइनस हो रहा है 5th वाला रीजन, और इसमें भी माइनस हो रहा है। तो फिर मैं क्या करूंगा, ऐड कर दूंगा किसको, A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C। क्या ये याद रहेगा, अगर नहीं समझ में आया तो फॉर्मूला याद कर लो,
कि अगर आपको ओनली ए फाइंड करना है तो आप क्या करोगे, इस पूरे सर्कल में, येलो वाले सर्कल में से ब्लू वाला हिस्सा माइनस करो, ग्रीन वाला हिस्सा माइनस करो, और ये जो पिंक वाला हिस्सा है इसको ऐड कर दो। क्यों? क्योंकि आपने 2 बार माइनस कर दिया है इस एक एरिया को, इस एक एरिया को आपने 2 बार माइनस कर दिया है। तो दिस इज द मीनिंग ऑफ रीजन 1 एंड दिस इज द फॉर्मूला। एक बार फॉर्मूला निकालना सीख गए तो आप बहुत इजीली सॉल्व कर लोगे। 2, व्हाट इज रीजन 2? ओनली बी। खुद सोच के बताओ, ओनली बी कैसे फाइंड करोगे? बी में से ठीक कॉमन माइनस करो, क्या कॉमन होगा? बी के साथ एक इंटरसेक्शन बनाएगा ए, तो बी माइनस ए इंटरसेक्शन बी। दूसरा इंटरसेक्शन कौन बनाएगा? सी माइनस बी इंटरसेक्शन सी, प्लस ये जो तीनों में कॉमन है वो जो है 3 बार आपका 2 बार माइनस हो जाएगा, इसीलिए एक बार ऐड कर दो। तो दिस इज द फॉर्मूला फॉर ओनली बी। डायग्राम देखो, चलो ओनली बी का मतलब क्या है? 2। 2 में से आप सबसे पहले ग्रीन वाले को माइनस कर दो। व्हाट इज ग्रीन? ए इंटरसेक्शन बी। उसके बाद से जो ये वाला सर्कल है, ब्लू वाला सर्कल, ठीक, इसको माइनस कर दो। व्हाट इज दिस? बी इंटरसेक्शन सी, बी इंटरसेक्शन सी। और ये जो पिंक वाला हिस्सा है, ये 2 बार जो माइनस हो रहा है वो ऐड हो जाएगा। तो दिस इज फॉर्मूला फॉर फाइंडिंग ओनली बी। दिस इज फॉर्मूला फॉर फाइंडिंग ओनली बी। सिमिलरली अगर मेरे से थर्ड रीजन पूछता फाइंड करने के लिए ओनली सी, तब आप फॉर्मूला लिख लोगे सी माइनस ए इंटरसेक्शन सी माइनस बी इंटरसेक्शन सी प्लस ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। ये फॉर्मूला हो गया, बट जनरली मेन फॉर्मूला ये है, इसको ध्यान में रखना। और ये मैंने एक स्पेसिफिक केस बना दिया, दिस बी इंटर ओनली बी। अच्छा, अगर मैं थोड़ा सा और थ्योरी पार्ट को आगे ले जाऊं, क्वेश्चन के फॉर्म में तो सीखेंगे ही, प्लस प्लीज हैव सम पेशेंस। मान लो अगर मैं बोलता हूं कि ओनली ए एंड बी, अब मेरे को सिर्फ और सिर्फ ए और बी में चाहिए, मेरे को वो एलिमेंट्स चाहिए जो कॉमन हो ए और बी में। अब वो कैसे फाइंड करोगे आप? ए और बी में सिर्फ कॉमन चाहिए, ए और बी में कॉमन चाहिए, मतलब आई एम आस्किंग अबाउट रीजन 4। मुझे सी वाला रीजन नहीं चाहिए, मुझे सी में कॉमन वाला हिस्सा नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ और सिर्फ रीजन 4 चाहिए। तो कैसे फाइंड करूंगा? ए इंटरसेक्शन बी क्या है? ये पूरा का पूरा वैल्यू, दिस इज ए इंटरसेक्शन बी। इसमें से ये तीनों का कॉमन हटा दोगे तो बचता सिर्फ ये है। तो अगर आपसे सिर्फ ए इंटरसेक्शन बी पूछ रहा है, सॉरी ओनली ए एंड बी, तो मैं ए इंटरसेक्शन बी में से ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी माइनस कर दूंगा। मैं ए इंटरसेक्शन बी में से ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। आपको क्या चाहिए था? ओनली बी, मतलब रीजन 4। ए इंटरसेक्शन बी क्या आता है? रीजन 4 प्लस रीजन 5। डायग्राम में देखना, ए इंटरसेक्शन बी करूंगा तो ए और बी के कॉमन आ जाएंगे, बट उसमें सी भी प्रेजेंट है। अब अगर सी को हटाना है तो क्या करोगे? माइनस कर दो रीजन 5 को, जो कि है ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। तो आपको क्या मिलेगा? आपको मिलेगा सिर्फ और सिर्फ 4। आपको मिलेगा सिर्फ और सिर्फ 4। ठीक, अगर ऐसे ही मैं लिखूं तो सपोज दे हैव आस्क्ड ओनली बी एंड सी, आपको सिर्फ बी और सी में प्रेजेंट वाले एलिमेंट्स चाहिए, ए नहीं चाहिए। तो कैसे लिखोगे? बी इंटरसेक्शन सी माइनस ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। बी इंटरसेक्शन सी माइनस ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, ओनली ए एंड सी। तब क्या करोगे? कुछ नहीं, ए इंटरसेक्शन सी में माइनस कर दो उसको, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। ये था हमारा थ्योरेटिकल पार्ट। मैंने आपको सारे फॉर्मूलेज लिख दिए कि अगर किसी को थ्योरी नहीं भी समझ में आती तो प्लीज रिमेंबर दिस फॉर्मूला। ठीक है, ये सिमेट्रिकल फॉर्मूले होते हैं। ए एंड बी चाहिए तो ए इंटरसेक्शन माइनस 2 का इंटरसेक्शन माइनस 3 का, बी और सी चाहिए तो बी एंड सी का इंटरसेक्शन माइनस दिस, अगर सी ए और सी चाहिए तो इंटरसेक्शन माइनस दिस। बट सारे फॉर्मूले कहाँ से आए हैं? सारे फॉर्मूले इस डायग्राम से आए हैं। सारे के सारे फॉर्मूले जो हैं वो इस डायग्राम से पूछे गए हैं। तो चलिए कुछ क्वेश्चन सॉल्व करके देखते हैं, ज़्यादा बेटर अंडरस्टैंडिंग होगी टॉपिक की। ऑलमोस्ट 20 मिनट्स हमने थ्योरी पढ़ लिया। द क्वेश्चन इज लाइक दिस, ठीक, साथ में क्वेश्चन लिखते जाना। इन XYZ क्लब, इन XYZ क्लब, ठीक, all members either
प्ले क्रिकेट और फुटबॉल। ठीक, तो सारे के सारे मेंबर्स क्या कर रहे हैं, या तो क्रिकेट खेलेंगे या तो फुटबॉल खेलेंगे। ठीक, ऑल द मेंबर्स ईदर प्ले क्रिकेट और फुटबॉल। अब इसमें बता रहा है 320 मेंबर्स प्ले क्रिकेट, 320 मेंबर्स प्ले क्रिकेट, 350 मेंबर्स प्ले फुटबॉल। ठीक, 350 मेंबर्स जो हैं वो प्ले करते हैं फुटबॉल। और क्या लिखा है इसमें, 350 हो गया। एंड 220 प्लेज बोथ, 220 प्लेज बोथ। ठीक, तो आपको बताना है हाउ मेनी मेंबर्स इन द क्लब, हाउ मेनी मेंबर्स इन क्लब, बताइए। लेट मी राइट ऑप्शंस आल्सो सर। 410, 550 एंड 440 एंड ऑप्शन डी इज नन ऑफ द अबव। नोटा का मतलब होता है नन ऑफ द अबव। सिंपल सा क्वेश्चन है, दो ही वेन डायग्राम वाला। एक क्लब में सारे के सारे मेंबर्स कुछ ना कुछ खेलते हैं, कुछ लोग खेलेंगे क्रिकेट, कुछ लोग खेलेंगे फुटबॉल। ठीक, दोनों कितने लोग खेल रहे हैं, ठीक, क्रिकेट वाले कितने हैं, देखो क्रिकेट खेल रहे हैं 320 लोग, फुटबॉल खेल रहे हैं 350, कॉमन कितने हैं 220 प्लेस बोथ। तो ये जो इंटरसेक्शन वाला एरिया है ये है 220। आपसे पूछा है हाउ मेनी मेंबर्स इन द क्लब। अब सारे के सारे मेंबर्स क्रिकेट या फुटबॉल खेल रहे हैं, तो बेसिकली आपको क्रिकेट और फुटबॉल का यूनियन फाइंड करना है। व्हाट यू नीड टू फाइंड, यू नीड टू फाइंड द यूनियन ऑफ क्रिकेट एंड फुटबॉल। तो अगर मैं C यूनियन F लिखूं तो फॉर्मूला क्या होता है, C प्लस F माइनस C इंटरसेक्शन F। ठीक, क्वेश्चंस वगैरह नोट करने की जरूरत नहीं, अभी समझ लो। ये पीपीटी में टेलीग्राम पे अपलोड कर दूंगा, लिंक स्टार्टिंग में बता चुका हूं। तो C प्लस F माइनस C इंटरसेक्शन F। तो क्रिकेट कितने लोग हैं 320 था ना, यस। 350 फुटबॉल माइनस कॉमन कितने थे 220। तो जब इसको सॉल्व करूंगा तो 320 माइनस 220 कितना हो जाएगा, 100 प्लस 350, आंसर इज 450। देयर आर टोटल 450 मेंबर्स इन द क्लब, देयर आर टोटल 450 मेंबर्स इन द क्लब। तो ऑप्शन क्या है, ऑप्शन है नन ऑफ द अबव। द करेक्ट ऑप्शन इज नन ऑफ द अबव। ठीक, क्या ये प्रोसेस क्लियर है? ठीक है, सेट थ्योरी में भी स्टार्टिंग में समझ में ना आए अगर पहली बार पढ़ रहे हो तो, क्योंकि ये टॉपिक जो है क्लास 11th में आता है मैथ्स में। जो मैथ्स बैकग्राउंड के स्टूडेंट्स हैं वो जानते हैं कि क्लास 11th में हम पढ़ते हैं सेट थ्योरी। तो नए बच्चों को या ह्यूमैनिटीज़ के बच्चों को थोड़ा अनफेमिलियर लगेगा, बट प्लीज़ हैव पेशेंस। आधा घंटा और दो मुझे, इसके क्वेश्चंस कभी जीवन में गलत नहीं होंगे। प्लीज़ गिव मी हाफ एन आवर, इसके क्वेश्चंस कभी गलत नहीं होंगे लाइफ में। ठीक, तो लेट अस सॉल्व अनदर क्वेश्चन। ये तो बन गया। The next question is, there are 2000 people, there are 2000 people living in a town, out of them अब देखो ध्यान से, ठीक, 9,000 are subscribed to 9,000 are subscribed to Hindu paper, are subscribed to Hindu newspaper। और क्या कह रहा है, 12,000 subscribed to 12,000 subscribed to Express newspaper, Indian Express। 4,000 subscribed to both, 4,000 subscribed to both। ठीक, how many
डू नॉट सब्सक्राइब टू एनी ऑफ द टू, डू नॉट सब्सक्राइब टू any of two. This is the question. Do not subscribe to any of two. Options क्या क्या है? Options है 3000, option B 2000, option C 1000, option D 4000. क्या बता सकते हैं इस क्वेश्चन को? Let me give you a timer. एक बार इस क्वेश्चन को पढ़ो. I'll give you a time of 1 minute. Please read this question and try to solve. है simple. है ये simple सवाल. 20 seconds more. एक दो क्वेश्चन और करते हैं, उसके बाद चलेंगे PYQ पे कि यूपीएससी किस तरीके से सवाल पूछता है. सिक्स, 5, 4, 3, 2, 1. चलो लेट अस सी. क्वेश्चन क्या कह रहा है कि टोटल कितने लोग रहते हैं सर? 2000 लोग रहते हैं लिविंग इन अ टाउन. 9000 लोग जो है वो हिंदू पढ़ते हैं, 12000 लोग जो है वो एक्सप्रेस पढ़ते हैं, 4000 लोग जो है वो दोनों पढ़ते हैं. ठीक है, ये इंटरसेक्शन वाला एरिया. तो सबसे पहले मैं एक काम करता हूं, हिंदू और इंटरसेक्शन एक्सप्रेस ये फाइंड करता हूं. कितना होगा? हिंदू प्लस एक्सप्रेस माइनस दोनों पढ़ने वाले. ठीक, हिंदू प्लस एक्सप्रेस माइनस दोनों पढ़ने वाले. तो हिंदू कितने लोग पढ़ रहे हैं? आई थिंक 9000 था. यस, और एक सेकेंड, 2000 नहीं, इट शुड बी 20000. ठीक, प्लीज रेक्टिफाई, प्लीज रेक्टिफाई. इट इज नॉट 2000, इट शुड बी 20000. यहाँ 9000 लोग ये पढ़ रहे हैं, एक्सप्रेस कितने लोग पढ़ रहे हैं? 12000 लोग, और कॉमन कितने थे? 4000. तो माइनस कर दो 4000. ठीक, तो ये कितना आया? ये हो जाएगा आपका 4 में से 9 माइनस कर दो, आपका आ जाएगा 5000 प्लस 12000, आई बिलीव 17000. क्या ये आ रहा है रिजल्ट? प्लीज चेक, क्या रिजल्ट आ रहा है 17000? यस सर, द रिजल्ट इज 17000. अब देखो ये मुझे क्या मिला? हिंदू यूनियन एक्सप्रेस. इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है कि नंबर ऑफ पर्सन्स रीडिंग हिंदू और एक्सप्रेस. भाई या तो हिंदू पढ़ रहे हैं या तो एक्सप्रेस पढ़ रहे हैं या दोनों पढ़ रहे हैं, ये वाला केस हो जाता है. तो मुझे क्या दिया है? टोटल नंबर ऑफ पीपल्स आर 20000. टोटल नंबर ऑफ पीपल्स आर 20000. तो अगर 20000 में से 17000 लोग जो हैं वो या तो हिंदू पढ़ रहे हैं या तो एक्सप्रेस पढ़ रहे हैं, तो पर्सन हु इज नॉट रीडिंग बोथ, पर्सन हु इज नॉट रीडिंग एनी पेपर, एक भी पेपर ना पढ़ रहा हो दोनों में से, वो कितने होंगे? टोटल 20000 minus 17,000. The correct answer is 3,000. The correct answer is 3,000. यहां पर मैं क्या टिक करूंगा? ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए. देख लीजिएगा, इसी लॉजिक पे यूपीएससी ने कई बार क्वेश्चन फ्रेम किया है, इंक्लूडिंग सीसैट 2024, जिसका क्वेश्चन हम देखेंगे. ठीक, तो कितने टोटल? 17000 लोग थे जो हिंदू या एक्सप्रेस कुछ भी पढ़ रहे हैं. तो टोटल में से माइनस कर दो, तो जो लोग कुछ नहीं पढ़ रहे हैं उनका रिजल्ट आ गया कि दे आर 3000. दे आर 3000. ठीक, अब चलिए आगे चलते हैं. लेट अस सॉल्व अनदर क्वेश्चन. ये थोड़ा डिफिकल्ट क्वेश्चन है, डिफिकल्ट नहीं, थोड़ा ट्रिकी है. इन एन एग्जामिनेशन, in an exam 43% passed in maths, 43% passed in maths, और क्या कह रहा है? 52% in physics, 52% in physics, और कह रहा है 52% in chemistry, 52% in chemistry. ये डेटा दे दिया. 8% स्टूडेंट पास्ड इन ऑल थ्री, 8% स्टूडेंट पास्ड इन ऑल थ्री.
ठीक है, तीनों सब्जेक्ट में पास हुए हैं 8% स्टूडेंट, ठीक। 14% पास्ड इन मैथ्स एंड फिजिक्स। 14% किस में पास हुए हैं? मैथ्स एंड फिजिक्स को PHY लिख दे रहा हूं, ठीक। 21% पास्ड इन मैथ्स एंड केमिस्ट्री, ठीक, केमिस्ट्री को CHEM लिख दे रहे हैं। 21% पास्ड इन मैथ्स एंड केमिस्ट्री। 20% पास्ड इन फिजिक्स एंड केमिस्ट्री। 20% पास्ड इन फिजिक्स एंड केमिस्ट्री, ये हो गया। अच्छा, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आर 200, ठीक, टोटल स्टूडेंट्स आर 200। ये गिवन है मुझे कि टोटल स्टूडेंट्स आर 200, ठीक। तो इसके दो पार्ट्स हैं, पहला पार्ट सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, हाउ मेनी स्टूडेंट्स पास्ड इन मैथ्स ओनली। अब बताओ, हाउ मेनी स्टूडेंट पास्ड इन मैथ्स ओनली। दिस इज द क्वेश्चन कि भाई मैथ्स में कितने लोग पास हुए हैं। ऑप्शन आर 16, 32, 48, 16, 32, 48 एंड ऑप्शन नंबर डी इज 80। बताओ कैसे सॉल्व करेंगे इसको। मैंने आपको फॉर्मूला बताया था, ओनली इन ए, ओनली इन बी, ओनली इन सी वाला। तो आई होप उस फॉर्मूले को अप्लाई करके, आई एम गिविंग यू हाफ अ मिनट, प्लीज सॉल्व, प्लीज सॉल्व। इसका एक और पार्ट है, रेशियो ऑफ मैथ्स एंड केमिस्ट्री, वो मैं सेकेंड पार्ट में कराऊंगा, इसको मैं सेकेंड पार्ट में करवाऊंगा। हाउ टू सॉल्व दिस क्वेश्चन, देखो इधर, ये हो जाएगा मैथ्स की कहानी, ये हो जाएगा फिजिक्स की कहानी, एंड दिस इज द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स पास्ड इन केमिस्ट्री, ठीक। अब इन्होंने क्या कहा है, इन्होंने सीधा सीधा बोल दिया है कि पास्ड इन मैथ्स ओनली। अगर मुझे m ओनली निकालना है तो मैं क्या करता था, मैं पहले लिखता था m माइनस। अगर आपको सिर्फ m ओनली निकालना है तो सबसे पहले इनको हटाओगे, ये जो मैथ्स और फिजिक्स में कॉमन है, तो ये हो जाएगा m इंटरसेक्शन p। उसके बाद क्या करोगे, अगला नंबर आएगा सर इनका, इनका अगला नंबर आएगा मैथ्स और केमिस्ट्री वालों का, इनको भी हटाया जाए, हटा देते हैं ग्रीन वाले सर्कल को भी। अब हटाते हैं मैथ्स इंटरसेक्शन केमिस्ट्री, पर प्लस क्या करूंगा सर, ये लोग बेचारे 2 बार हट गए, सॉरी ये क्या हो गया, ये लोग जो है बेचारे 2 बार हट गए, ये जो कॉमन वाले हैं। तो क्या करोगे, इनको ऐड कर दूंगा। ये कौन है, m, ये है m इंटरसेक्शन p इंटरसेक्शन c। तो दिस इज द फॉर्मूला, ओनली a या ओनली मैथ्स वाला। अब सब्स्टिट्यूट करते हैं परसेंटेज में, ठीक। मैथ्स में कितने लोग थे जो पास हुए, 43%, तो ये हो जाएगा 43, परसेंटेज बाद में लिख लेना। मैथ्स और फिजिक्स में कॉमन कितने हैं, मैथ्स और फिजिक्स में कॉमन थे 14%, तो ये हो गया -14। मैथ्स और केमिस्ट्री में कितने थे, सर मैथ्स और केमिस्ट्री, ये देखो मैथ्स और केमिस्ट्री में थे 21%, तो -21%, प्लस ये तीनों में कितने थे, ये तीनों में कितने थे, 8% पास्ड इन ऑल 3, तो कितना हो जाएगा +8। अगर मैं इसको सॉल्व करूं तो कितना आएगा, 43 में अगर मैं 8 जोड़ देता हूं तो ये बन जाएगा 51, माइनस ये हो जाएगा 35%, ठीक, 35%। तो 51 माइनस 35 अगर करोगे तो कितना आ जाएगा 16, बट याद रखिएगा ये 16% में है, ये जो 16 है इट इज इन परसेंटेज। तो मेरे से पूछा क्या है, हाउ मेनी स्टूडेंट्स पास्ड इन मैथ्स ओनली, तो आपको मैथ्स का डेटा पता है कितना, 16%, और टोटल बच्चे कितने हैं 200, तो 16/100 इंटू 200, कैंसल करो, 16 2 जा 32। दिस इज द आंसर, ऑप्शन नंबर बी, दिस इज द आंसर, ऑप्शन नंबर बी। आई होप ये वाला फॉर्मूला क्लियर होगा। m ओनली, अगर m ओनली निकालना है तो -m इंटरसेक्शन p माइनस m इंटरसेक्शन c प्लस m इंटरसेक्शन p इंटरसेक्शन c। तो इसको जब मैं वैल्यू सब्सटीट्यूट किया
तो मुझे आंसर मिला 16%। क्यों? क्योंकि पूरा का पूरा डेटा परसेंटेज में दिया था। अब 16% किसका? टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स विच इज नथिंग बट 200। तो 16% ऑफ 200 इज 32। ऑप्शन नंबर बी। ठीक, देखो इसी क्वेश्चन का एक और पार्ट करते हैं, इसी क्वेश्चन का एक और पार्ट करते हैं। सपोज द सेकेंड पार्ट इज फाइंड द रेशियो ऑफ number of students कहाँ लिखा? passing in math only to number of students passing in chemistry only. This is the question. अब मैथ्स ओनली और केमिस्ट्री ओनली वालों का रेशियो चाहिए मुझे। तो ऑप्शन क्या आता है? 16:37। ऑप्शन बी इज 29:32। ऑप्शन सी 16:9। ऑप्शन डी 31:49। ठीक, 31:49। तो ये हमारे पास क्वेश्चन है सेकेंड पार्ट। अब मैथ्स ओनली तो मैंने कैलकुलेट कर दिया था, अब केमिस्ट्री ओनली कैसे कैलकुलेट करेंगे? आपको डायग्राम देखने की जरूरत भी नहीं है और ना आपको फॉर्मूला याद करने की जरूरत है। अब डायरेक्ट लिखोगे केमिस्ट्री ओनली मतलब सी ओनली। कितने होंगे? केमिस्ट्री में कितने लोग थे उसमें से माइनस कर दो जो मैथ्स के साथ कॉमन थे, तो माइनस कर दिया m इंटरसेक्शन सी। इस सी में माइनस कर दो जो फिजिक्स के साथ कॉमन थे, तो माइनस p इंटरसेक्शन सी, प्लस वो बेचारे जो 2 बार माइनस हो रहे हैं उनका क्या करेंगे? तो उनको आप लिख दो p इंटरसेक्शन m इंटरसेक्शन c, जो तीनों में कॉमन है, तो केमिस्ट्री वाले कितने थे? व्हाट इज द डेटा? सर केमिस्ट्री में पास कितने थे? 52%। तो ये हो गया 52%, बाद में लिखूंगा। मैथ्स और केमिस्ट्री में कॉमन थे 21%, तो -21 माइनस फिजिक्स एंड केमिस्ट्री में थे सर 20%, तो ये हो गया -20 प्लस ये तीनों में कॉमन कितने बच्चे थे? इन तीनों सेक्शन में कॉमन थे 8 बच्चे, तो ये बन गया फॉर्मूला। अब देखो कैसे माइनस करोगे। 52 + 8 होता है 60 माइनस 41, तो ये आ गया 19%। अब मुझे रेशियो निकालना है। ठीक, मुझे क्या करना है? रेशियो निकालना है। मैथ्स ओनली डिवाइडेड बाय केमिस्ट्री ओनली। तो कैसे सॉल्व करोगे? सर मैथ्स ओनली कितना था? मैथ्स ओनली शायद 16% था ना। 16%। तो मैं आपको जानबूझ के इक्वेशन लिख के दिखा रहा हूं कि मैथ्स ओनली में पास बच्चे थे 16 × 200/100, ये थे मैथ्स ओनली। और केमिस्ट्री ओनली कितने होंगे? 19% ऑफ 200। तो आप कैलकुलेट नहीं भी करो, ये सब का सब कैंसल आउट हो जाएगा। रिजल्ट क्या आएगा? 16/19। 16/19। तो व्हाट इज द करेक्ट ऑप्शन? ऑप्शन नंबर सी। व्हाट इज द करेक्ट ऑप्शन? ऑप्शन नंबर सी। तो इस तरीके से आपको ऐसे पार्ट्स में नहीं मिलेंगे, बट हाँ ये पूरा का पूरा क्वेश्चन देकर आपसे पहला पार्ट भी पूछ सकता है, आपसे सेकंड पार्ट भी पूछ सकता है। अब आपका होमवर्क क्या है इसमें सॉल्व करने के लिए कि सर मैथ्स ओनली की जगह मैं सिर्फ फिजिक्स ओनली निकाल लूं। ठीक, इसकी जगह केमिस्ट्री ओनली पूछते, रेशियो में मैथ्स बाय फिजिक्स पूछ ले, फिजिक्स बाय केमिस्ट्री पूछ ले, लेकिन आस्क एनीथिंग। बट एक बार लॉजिक क्लियर है तो यू कैन सॉल्व एनी क्वेश्चन, ठीक, तो इसको एक बार देख लीजिए। अब मैं आपको 1-2 क्वेश्चंस कराता हूं यूपीएससी वाले जो पूछे गए थे पहले। चलो एक ये वाला क्वेश्चन बताओ। दिस इज PYQ CSAT। तो क्वेश्चन ये है कि इन अ ग्रुप ऑफ 15 people
ठीक, 7 कैन रीड फ्रेंच, 7 कैन रीड फ्रेंच, 8 कैन रीड इंग्लिश, 8 कैन रीड इंग्लिश, ठीक, while 3 can read neither of these language, while 3 can read neither of these languages, मतलब कुछ भी नहीं आता, इन दोनों में से नहीं आता कुछ, neither of these languages। अब क्वेश्चन आ रहा है कि नंबर ऑफ पीपल हु कैन रीड एग्जैक्टली वन लैंग्वेज। इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, फाइंड द नंबर ऑफ पीपल who can read exactly one language। समझ रहे हो, exactly one language। अब वो लैंग्वेज कुछ भी हो सकता है, आई डोंट नो, बट exactly one language होना चाहिए। दिस इज द क्वेश्चन। ठीक, ऑप्शंस हैं 10, 9, 5, 4। बताओ 10, 9, 5 एंड 4। ठीक है, दिस इज अ PYQ। ये शायद 2019 का है, आई एम नॉट श्योर, बट आई थिंक इट इज 2019 PYQ। 2.5 मार्क्स का क्वेश्चन है ये। दिस इज अ क्वेश्चन ऑफ 2.5 मार्क्स। क्या मैं सॉल्व कर दूं? चलो देखते हैं। फ्रेंच, इंग्लिश। ठीक, फ्रेंच कितने लोग पढ़ रहे हैं भाई? 7 कैन रीड फ्रेंच, तो फ्रेंच में आ गया 7। इंग्लिश में कितने थे अंग्रेजी पढ़ने वाले? 8 कैन रीड इंग्लिश। ठीक है, अच्छा कॉमन दिया है नहीं दिया है? 3 कैन रीड नीदर ऑफ दीज लैंग्वेज। याद रखना ये इंटरसेक्शन नहीं है, फ्रेंच और इंग्लिश का इंटरसेक्शन नहीं है। ये बोल रहा है कि 15 लोगों में से 15 लोगों में से 3 ऐसे हैं जो कुछ भी नहीं पढ़ सकते। ठीक, 3 ऐसे हैं जो कुछ भी नहीं पढ़ सकते। मतलब सॉरी, यू नो द मीनिंग ऑफ F इंटरसेक्शन E। फ्रेंच और इंग्लिश का इंटरसेक्शन कितना होता है? दोज हु कैन रीड इंग्लिश और फ्रेंच। इसका मतलब क्या होता है यूनियन का? कि जो इंग्लिश भी पढ़ ले या फ्रेंच पढ़ ले, दोनों में से कोई एक पढ़ ले, दोनों में से दोनों पढ़ ले, बट कुछ तो पढ़े। तो F इंटरसेक्शन E कितना होना चाहिए? टोटल कितने लोग थे? 15 लोग। ये दोनों ही भाषा नहीं पढ़ने वाले कितने थे? ये दोनों ही भाषा नहीं पढ़ने वाले थे 3 लोग। 3 कैन रीड नीदर, तो 15 माइनस 3 कर दो, तो आपको F इंटरसेक्शन E गिवन है। इनडायरेक्टली आपको F इंटरसेक्शन E गिवन है। अब मैं ये शेडेड रीजन निकाल लूंगा। ठीक, F इंटरसेक्शन E, दोनों में से कुछ तो पढ़ रहे हैं, कितने? 12 लोग। अब ये फॉर्मूला लगाते हैं, F इंटरसेक्शन E इज इक्वल्स टू F प्लस E माइनस F इंटरसेक्शन E। ठीक, F इंटरसेक्शन E क्या होता है? F प्लस E माइनस F इंटरसेक्शन E। इसकी वैल्यू 12, F की वैल्यू 7, इंग्लिश पढ़ने वाले 8 माइनस इंटरसेक्शन, तो इसको इधर ले जाओ, 12 को इधर ले आओ, तो कॉमन कितने लोग हो गए? वो लोग जो दोनों पढ़ सकते हैं। F इंटरसेक्शन E का मतलब क्या है? वो लोग जो दोनों पढ़ सकते हैं। तो ये हो जाएगा 15 माइनस 12, रिजल्ट इज 3। 15 माइनस 12, रिजल्ट इज 3। क्या यहां तक क्लियर है? 2-3 लोग ऐसे थे जो कुछ नहीं पढ़ पा रहे थे, वहां से मैंने F यूनियन E निकाल लिया जो कि 12 आया। ठीक, अब इस 12 में मैं इस 12 को पुट करके मैंने कॉमन वाला हिस्सा निकाल लिया। भाई ये जो है ये कहां पर आएंगे? ये आ जाएंगे, इनकी वैल्यू आ जाएगी 3 इस फॉर्मूले से। बट क्वेश्चन में क्या पूछा है? प्लीज लुक एट द क्वेश्चन कि सर हाउ मेनी पीपल कैन रीड एग्जैक्टली वन लैंग्वेज। अब एग्जैक्टली वन का मतलब क्या हो रहा है? एग्जैक्टली वन का मतलब क्या हो रहा है कि टोटल शुड बी इक्वल टू एग्जैक्टली 1 प्लस बोथ। भाई अगर मैं टोटल देखूंगा इस वेन डायग्राम को, तो या तो फ्रेंच पढ़ने वाला होगा या तो इंग्लिश पढ़ने वाला होगा, नहीं तो दोनों होगा। टोटल अगर आप देखोगे, इक्वेशन क्या थी? F यूनियन E इज इक्वल्स टू F प्लस E माइनस F इंटरसेक्शन E।
ये था। बट अगर आप यहां पर देखो तो आपको पूछ रहा है ओनली एफ और ओनली ई, मतलब अगर मैं टोटल में से ये दोनों पढ़ने वाले हटा दूंगा तो एक ही पढ़ने वाला बचेगा। टोटल लोग जो फ्रेंच और इंग्लिश पढ़ रहे हैं उसमें से अगर मैं दोनों लैंग्वेज पढ़ने वालों को हटा दूंगा एक ही लैंग्वेज वाला आदमी बचेगा। मतलब ओनली एफ और ओनली ई, या तो फ्रेंच या तो इंग्लिश कितना होगा, टोटल में से दोनों पढ़ने वाले हटा दो। टोटल कितना था, आई थिंक 12, कॉमन कितने थे पढ़ने वाले 3, आंसर क्या आएगा 9। कॉमन सेंस अप्लाई करके सोचना है बस, और कुछ नहीं। कॉमन सेंस अप्लाई करके सोचना है कि जो टोटल लोग पढ़ रहे हैं फ्रेंच और इंग्लिश उसमें से दोनों पढ़ने वालों को हटा दो तो एक पढ़ने वाला बच गया। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। ठीक, क्या पॉइंट समझ में आया ये क्वेश्चन का? ठीक, इज दिस पॉइंट क्लियर? ठीक है, यूपीएससी क्वेश्चन इजी रहता है बट थोड़ा सा ट्रिकी रहता है। तो ये जब हम और प्रैक्टिस करेंगे इन क्वेश्चंस को, जैसे अभी आज का जो सेशन था वो ये था कि सेट थ्योरी का बेसिक्स कवर करना। बेसिक्स क्या, हमने एडवांस भी कवर कर लिया। अब हमें क्या करना है, इस पे 15-20 क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने हैं। जैसे ही वो हो जाएगा दिस टॉपिक विल फिनिश, दिस टॉपिक विल बी फिनिश। चलो एक और क्वेश्चन, दिस इज सीसैट 2024 क्वेश्चन, जो इसी साल पूछा गया था। दिस इज सीसैट 2024 क्वेश्चन। क्या कह रहा है, इन एन एग्जाम 80% student passed in 80% student passed in English। ये कह दिया है कि भाई 80% स्टूडेंट जो है वो इंग्लिश में पास हुए हैं। ठीक, 70% पास्ड इन हिंदी, 70% स्टूडेंट आर पास्ड इन हिंदी। ठीक, 15% फेल्ड इन बोथ। अब देखो 15% फेल्ड इन बोथ, ये दोनों में फेल हो गए हैं, मतलब दोनों ही नहीं पास कर पाए, ना इंग्लिश ना हिंदी। ठीक, 15% फेल्ड इन बोथ। तो आपसे पूछ रहा है व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट। अब देखना एक ही जैसा क्वेश्चन है, व्हाट इज परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट who failed in only one subject, who failed in only one subject। अब आप बताओ 2019 का कंसेप्ट रिपीट हो रहा है 2024 में। हमेशा कहता हूं क्वेश्चन रिपीट नहीं होंगे पर कंसेप्ट रिपीट होगा, जो अब मैं आपको सॉल्व करके बताता हूं, या शायद जरूरत भी नहीं पड़ेगी, आप खुद ही सॉल्व कर लोगे। ऑप्शन है 15, 20, 25, 35, यही है ना। ऑप्शन आर 15%, ऑप्शन इज 20%, ऑप्शन इज 35%, 15, 20, 25 एंड 35। ऑप्शन डी 25%। बताओ तो कैसे बनेगा ये क्वेश्चन, हाउ यू आर गोइंग टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। एक एग्जाम में 80% बच्चे इंग्लिश में पास हो गए, उसी एग्जाम में 70% बच्चे हिंदी में पास हो गए, बट 15% ऐसे बच्चे थे जो दोनों में फेल हो गए हैं। 15% ऐसे बच्चे हैं जो दोनों में फेल हो गए हैं। तो मुझे एक बात बताओ, अगर मुझे इंग्लिश यूनियन हिंदी निकालना होगा, या तो इंग्लिश में पास हो या तो हिंदी में पास हो या दोनों में पास हो, एटलीस्ट ये कंडीशन तो हो, तो कैसे निकालूंगा, टोटल माइनस फेल्ड इन बोथ सब्जेक्ट, दोनों में ही पास नहीं हुआ है, फेल्ड इन बोथ सब्जेक्ट्स, ऐसे लिख सकता हूं मैं। अब एक परसेंटेज में टोटल हमेशा कितना होता है, एक परसेंटेज में टोटल होता है 100%, माइनस फेल्ड इन बोथ सब्जेक्ट कितना हो गया 15%। इसका मतलब इंग्लिश और हिंदी मिलाकर पास होने वाले कितने हैं, ई यूनियन एच, यह आ गया 85%। ई यूनियन एच इज नथिंग बट 85%। अब देखो यहां से मैं इंटरसेक्शन निकाल लूंगा, इंग्लिश में कितने थे, देखो ई यूनियन एच को क्या लिखोगे आप, ई यूनियन एच इज इक्वल्स टू ई प्लस एच माइनस ई इंटरसेक्शन एच। तो कॉमन कैसे निकलेगा, 85% नहीं लिख रहा मैं, वो आप लिख लीजिएगा। इंग्लिश में 80 है तो 80 प्लस हिंदी में 70
माइनस ई इंटरसेक्शन एच। ठीक, ये क्या हो जाएगा, ये इधर आके माइनस होगा, ई इंटरसेक्शन एच कितना आ रहा है, -5 + 70 आई बिलीव, ई इंटरसेक्शन एच ये हो जाएगा 65%। सर 65% बच्चे हैं जो दोनों में पास हो गए, इंग्लिश में भी और हिंदी दोनों में पास हो गए। ठीक, 65% यहां से आ गया। अब देखो क्वेश्चन में क्या पूछा है, व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट्स हु फेल्ड इन ओनली वन सब्जेक्ट। दो तो सब्जेक्ट थे, हु फेल्ड इन ओनली वन सब्जेक्ट, इसका मतलब क्या है क्वेश्चन का, दैट इज फाइंड द परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट हु पास्ड इन ओनली वन सब्जेक्ट, हु पास्ड इन ओनली वन सब्जेक्ट। यही ना मतलब हुआ कि भाई अगर एक सब्जेक्ट में फेल हो रहे हैं, दो सब्जेक्ट है, ओनली वन लिखा है, अगर आप ओनली वन में फेल हो गए तो आप एक में पास भी हो रहे हो। ये जस्ट 2019 का क्वेश्चन। 2019 में क्या था सवाल, 2019 में सवाल ये था कि हु कैन रीड ओनली फ्रेंच और ओनली इंग्लिश। यहां पर क्या हो रहा है, हु इज पास्ड इन ओनली वन सब्जेक्ट। ठीक है, या तो हिंदी में पास हो या तो इंग्लिश में, तो मैं कैसे फाइंड करूंगा, टोटल कितने लोग पास हुए हैं, ओनली इन वन का मतलब ये होता है टोटल माइनस बोथ। तो टोटल कितने पास हुए हैं सर, 85% पास हुए हैं। दोनों में कितने पास हुए हैं सर, 65% पास हुए हैं। तो ओनली वन वाले कितने हो गए, 20%। ओनली वन वाले हो गए 20%। व्हाट इज द करेक्ट ऑप्शन, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। कंसेप्ट से समझिए, कभी याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी मैथ्स को, कभी भी आपको मैथ्स को याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक, चलिए ऑलमोस्ट हमारा सेशन 1 घंटे को स्ट्रेच करने जा रहा है, बोर तो नहीं होने लगे, 1 घंटे का सेशन हो गया। बट एक और PYQ है जो सेट थ्योरी से डायरेक्ट रिलेटेड नहीं है, बट अच्छा क्वेश्चन था जो UPSC ने पूछा था, तो उसको सॉल्व करने के बाद वी विल एंड टुडेज सेशन। ठीक, वी विल एंड टुडेज सेशन आफ्टर दिस क्वेश्चन। तो क्वेश्चन क्या है, ये आया था CSAT 2021 में। ठीक, अराउंड CSAT 2020 या 2021 का ही PYQ है। इन अ ग्रुप ऑफ 120 पीपल, इन अ ग्रुप ऑफ 120 पीपल, ठीक, 80 आर इंडियंस एंड रेस्ट आर फॉरेनर्स, 80 आर इंडियंस एंड रेस्ट आर फॉरेनर, रेस्ट आर फॉरेनर। ठीक, रेस्ट आर फॉरेनर्स। ठीक, 70% इन द ग्रुप कैन स्पीक इंग्लिश। अब क्या बोल रहा है, 70 persons in a group, 70 persons in a group can speak English। ये नहीं बोला है कि फॉरेनर्स कितने हैं और इंडियन कितने हैं, बस ये बोला है कि 70 लोग जो है वो इंग्लिश बोलेंगे। अब फॉरेनर का मतलब ये मत सोचना कि इंग्लिश ही बोलते होंगे, यूके के फॉरेनर नहीं होते, चाइनीज भी हो सकते हैं, फ्रेंच भी हो सकते हैं, लैटिन अमेरिका के भी हो सकते हैं, स्पेनिश भी हो सकते हैं, रशियंस भी हो सकते हैं, सऊदी अरेबियंस भी हो सकते हैं। ठीक, तो वी डोंट नो कि भाई ये जो फॉरेनर्स हैं ये इंग्लिश बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं, बट ये बोल रहा है कि इस 120 लोगों के ग्रुप में 70 लोग ऐसे हैं जो इंग्लिश बोल रहे हैं। ठीक, तो आपको बताना है नंबर ऑफ इंडियंस हु कैन स्पीक इंग्लिश, फाइंड नंबर ऑफ इंडियन हु कैन स्पीक इंग्लिश। ठीक, तो इसका आंसर क्या आएगा, देखो ऑप्शंस आर 30 नॉट 30, कितना है 20, ऑप्शन बी 30, ऑप्शन सी 30 और लेस, और ऑप्शन डी 30 और मोर। 30 और मोर। So this is your question. This is your question. How we are going to solve this? How we are going to solve this question? ये है सवाल। एक ग्रुप में देखो 120 लोगों का ग्रुप है, इट इज वेरी इजी क्वेश्चन, बट प्रॉब्लम क्या होगी, आप यहां पर टिक करके आओगे 30, जो कि गलत हो जाएगा।
आप यहाँ पे टिक करके आओगे 30, जो कि गलत हो जाएगा। देखो 120 लोगों में इंडियंस कितने हैं? इंडियन्स हैं 80, और तो अगर 80 इंडियंस हैं तो फॉरेनर्स कितने हो जाएंगे? फॉरेनर्स हो जाएंगे सर 120 माइनस 80 विच इज नथिंग बट 40। यही 40 विदेशी होंगे जब 80 हमारे देश के हैं। तो अब क्या बोल रहा है, 70 लोग जो हैं वो इंग्लिश बोलते हैं, ठीक। 70 पीपल कैन स्पीक इंग्लिश। अब देखिए यहां पर मैं दो केस बनाऊंगा, केस 1, ठीक। केस 1 ये बोलेगा कि मैं ये मानता हूं कि इस 40 में से एक भी फॉरेनर इंग्लिश नहीं बोलता। केस 1 क्या है? नो फॉरेनर स्पीक इंग्लिश, नो फॉरेनर स्पीक इंग्लिश, ठीक। अगर एक भी फॉरेनर इंग्लिश स्पीक नहीं कर रहा है तो पूरे के पूरे 70 हो जाएंगे इंडियंस। तो इंडियंस कितने आ जाएगा आंसर में? सर 70 इंडियंस कैन स्पीक इंग्लिश, ठीक। 70 इंडियंस कैन स्पीक इंग्लिश। मैं दो एक्सट्रीम केस ले रहा हूं कि पहला केस कि एक भी फॉरेनर ना बोले अंग्रेजी, दूसरा केस ये होगा कि ऑल फॉरेनर्स स्पीक इंग्लिश, ऑल फॉरेनर स्पीक इंग्लिश, ठीक है। अब अगर 70 में से फॉरेनर टोटल कितने हैं? 40 हैं। अगर 70 में से ये 40 के 40 इंग्लिश बोलने लगे, ठीक, तो इंडियंस कितने बचेंगे फिर जो इंग्लिश बोलते हैं? वो हो जाएगा 70 माइनस 40 मतलब 30। 70 माइनस 40 मतलब 30। अगर 40 के 40 फॉरेनर्स इंग्लिश बोल रहे हैं तो इंडियंस में अब 30 ही बचेंगे, ठीक। और अगर एक भी फॉरेनर नहीं बोल रहा तो 70 इंडियंस आ जाएंगे। मतलब आपका जो आंसर होगा वो 30 से लेकर 70 के बीच में होगा, वो 30 से लेकर 70 के बीच में होगा। मान लो 10 फॉरेनर इंग्लिश बोल रहे हैं तो कितने इंडियंस बचे? 70 में से 10 हटा दो फॉरेनर्स को, तो इंडियंस कितने आ गए? 60। तो हमेशा जो आपका रिजल्ट है वो 30 और 30 से ज्यादा इस केस में रहेगा। तो विच इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन? 30 और मोर, विच इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर? इट इज 30 और मोर। आया समझ में? मैंने यहाँ पे दो केस बना लिया कि या तो एक भी फॉरेनर इंग्लिश ना बोले या तो सारे के सारे इंग्लिश बोले। तो मुझे यहाँ से एक्सट्रीम वैल्यू मिल गई। जो एक्चुअल आंसर होगा वो 30 और 70 के बीच में ही होगा, ठीक। वो 30 और 70 के बीच में ही एग्जिस्ट करेगा, ठीक। तो ये था हमारा आज का पूरा सेशन। आई होप सेट थ्योरी में थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आया होगा, ठीक है। मैं ये बात आपको फिर से बता रहा हूँ कि ये टॉपिक 11th में आता है। तो अगर आपने 10th तक मैथ्स पढ़ा है तो मे बी दिस इज द फर्स्ट टाइम यू आर स्टडिंग सेट थ्योरी। और कोई भी कंसेप्ट एक बार में नहीं समझ आता, बट वी हैव टू शो परसिस्टेंस, ठीक। तो ये था हमारा सेट थ्योरी का पूरा थ्योरी बेसिक्स। इसके मैं और 2-3 सेशंस कंडक्ट कराऊंगा आने वाले समय में, ताकि कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस हो सके। बीच में हमने नंबर सिस्टम्स की मोनोटोनिसिटी को ब्रेक करने के लिए एक नया टॉपिक स्टार्ट किया था। वापस से कुछ सेशंस के बाद हम नंबर सिस्टम पे आ जाएंगे, ठीक। घूम घूम के मैथ्स पढ़ेंगे ताकि बोरिंग ना हो मैथ्स, ठीक। तो चलिए सेशन को एंड करते हैं। बट याद रखना जो मैंने आपको बताया था, अगर सीसैट का कोर्स 100 लाइव क्लासेस में फिनिश करना है तो बैच स्टार्ट हो रहा है 6 अगस्त से। प्राइस इज 4999, द कोड इज 80 लाइव। और अगर आप जीएस की भी प्रिपरेशन कर रहे हैं, ठीक, सीसैट के साथ जीएस भी, तो मैंने आपको 2 बैच सजेस्ट किए थे। पहला P2I बैच 2025 एस्पिरेंट्स के लिए, और जिनके पास समय है 2026, 27, 28, ठीक, दे शुड चूज अ लॉन्ग टर्म बैच, ठीक। तो चलिए फिर इसी के साथ सेशन एंड करते हैं। पीपीटी टेलीग्राम पे अपलोड हो जाएगी। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू।